एवरीवन, वेलकम टू जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भैया आज हम करने वाले हैं बहुत ही प्यारा टॉपिक है, नाम है वॉन डर वाल इक्वेशन। सर बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर वॉन डर वाल इक्वेशन एक्चुअली समझ ही नहीं आती, कहाँ से आती, कैसे आती है। आइडियल गैस इक्वेशन थी हमारे पास, तो वॉन डर वाल इक्वेशन की जरूरत हमें क्या पड़ी, इन चीजों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। वॉन डर वाल इक्वेशन कहाँ से आती है, कैसे आती है, उसका फॉर्मूला भी पढ़ने वाले और उससे रिलेटेड जो भी चीजें सारी चीज जानने वाले हैं। फिलहाल आप समझ लीजिए, हम पढ़ रहे हैं गैसेस स्टेट। किसी किसी की यूनिवर्सिटी में आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के नाम से यूनिट का नाम दे रखा है। इसके अभी तक हमारे पास लेक्चर 8 हो चुके हैं। अभी सर हमने 8 लेक्चर कर लिए हैं, आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है, आज हम लेक्चर नंबर 9 में क्या करने वाले हैं एक बार समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए भाई क्या जानना है। सर जानना यह है कि अब तक हमने जो किया है वो क्या किया भाई, बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री में हमारे पास ये 8 यूनिट थी। 8 में से केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम और ये क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आज तक तो हम इतना कवर कर चुके हैं। और गैसेस स्टेट जो अभी इस वक्त हमारा चल रहा है और इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। मैं आपको बता दूं गैसेस क्या होती हैं, उनकी सारी की सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ चुके हैं ना। और गैस से रिलेटेड जितने भी लॉ थे हमारे पास, बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, गैलुसैक्स लॉ, है ना, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर, सबको पढ़ चुके हैं भाई। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। नाम था भाई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। भाई इसी की बदौलत और इसी को समझते हुए आज हम करने वाले वॉन डर वाल इक्वेशन, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से ना हमारे पास आई थी आइडियल गैस इक्वेशन। क्या आया था भाई, आइडियल गैस इक्वेशन यहां से निकाली थी। और फिर उसके बाद हमने जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उसका पूरा का पूरा डेरिवेशन किया था। और डेरिवेशन करने के बाद फाइनल इक्वेशन में निकाल ली थी जो थी हमारे पास पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn VRMS², है ना। इसके बाद फिर हमने जितने भी हमारे पास गैसेस लॉ थे उनको हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेस पर क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। फिर हमारा अगले लेक्चर में हमने पढ़ा था भाई डेविएशन ऑफ रियल गैस। रियल गैस और आइडियल गैस दोनों अलग अलग होते हैं भाई। रियल गैस एक्चुअली आइडियल गैस से कुछ ना कुछ डेविएशन शो करती हैं। वो क्या क्या डेविएशन होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, आइडियल गैस और रियल गैस में डिफरेंस क्या होता है। रियल गैस पे अगर हम बात करें वो डेविएशन दिखाती है आइडियल गैस से, तो उस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें हम जान चुके थे। तो इसी को चलते हुए क्रम में चलते हुए हम अब पहुंच चुके हैं अपने वॉन डर वाल इक्वेशन पर। तो भाई मैं आपको बता दूं एक्चुअली जो वॉन डर वाल इक्वेशन होती है ना, ये हमारी एक रियल गैस इक्वेशन होती है। पहले तो ये दिमाग में डाल लो, रियल गैस इक्वेशन। रियल गैस इक्वेशन मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर, रियल गैस कौन सी होती है भाई। रियल गैस का मतलब है जो हमारे चारों ओर हैं। CO2 गैस की बात करता हूँ, CH4 गैस की बात करता हूँ, N2 की बात करता हूँ, O2 की बात करता हूँ, जो भी हमारे चारों ओर गैसें घूम रही है, चाहे SO2 हो, SO3 हो, NH3 हो, सर ये सभी गैस हमारी रियल गैस है। हम इनको आइडियल ही नहीं मानने की हमारे आइडियल गैस है, ये सब हमारे रियल गैसें हैं। और रियल गैसों की बात करें तो भाई आप पढ़ोगे यहाँ पर 2 तरह की इक्वेशन। आप यहां पर कितने टाइप की पढ़ते हो, 2 तरह की। पहली होती है सर हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। और दूसरी हमारे पास है जिसको हम नॉन आइडियल बोल सकते हैं या रियल गैस इक्वेशन बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं वॉन डर वाल्स गैस इक्वेशन। ठीक है, वॉन डर वाल्स गैस इक्वेशन। सर ये हमारे पास ना 2 टाइप की इक्वेशन होती हैं, एक होती है रियल आइडियल और एक होती है वॉन डर वाल, जिसको आप रियल भी बोल सकते हो, जिसको आप क्या बोल सकते हो, रियल गैस इक्वेशन भी बोल सकते हो। सर अगर हम बात करें आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी हमने, बिल्कुल पढ़ी थी। क्या फॉर्मूला था, PV इज इक्वल टू nRT। सर ये था हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन जब आप वॉन डर वाले गैस इक्वेशन पढ़ोगे, अभी जानेंगे कहां से आया फॉर्मूला। फॉर्मूला इसका हमारे पास ये होता है, क्या होता है सर, P + AN² V² इंटू V - NB इज इक्वल टू nRT। सर ये हमारे पास ना वॉन डर वाल गैस इक्वेशन होती है। ये हमारे पास क्या होती है, वॉन डर वाल गैस इक्वेशन होती है। जो रियल गैस है ना, रियल गैस वो इसको फॉलो करती है, इसको फॉलो नहीं करती। हम कहें सर इसको फॉलो कर सकती है क्या, बिल्कुल कर सकती हैं। कब कर सकती हैं, हमने लास्ट लेक्चर में जब हम डिफरेंस पढ़ रहे थे वहां जाना था कि कोई भी रियल गैस
अगर आइडियल गैस को फॉलो करेगी तो उसके लिए दो कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए। भाई उसका जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा होना चाहिए और प्रेशर उसका बहुत कम कर दीजिए। लो प्रेशर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, तभी हमारी रियल गैसेस क्या करेंगी, आइडियली बिहेव करती हैं, बाकी कभी भी नहीं करेंगी। वो हमारा क्या करेंगी, सभी टेम्परेचर को वॉन डर वाल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो आइडियली कोई गैस होती नहीं, आइडियली कोई गैस होती नहीं। हम बोल सकते हैं, मान के चलते हैं कि आइडियल नेचर होगा, ऐसा होना चाहिए, बट होता नहीं है सर। लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने कहा था, काइनेटिक थ्योरी में सारे के सारे पोस्टुलेट दिए। अब हम बात कर लेते हैं वॉन डर वाल गैस इक्वेशन एक्चुअली होती क्या है, कहां से आई है, कैसे करेंगे। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि वॉन डर वाल गैस इक्वेशन यूज जो हम करते हैं वो करते हैं रियल गैसेस के लिए। इसको बनाया किसने था सर, जो हमारे पास वॉन डर गैस इक्वेशन है इसको लेके आए थे वॉन डर वाल नाम के एक साइंटिस्ट थे, और आई थिंक उन्होंने 1873 था आई थिंक, हाँ, तब उन्होंने इस इक्वेशन को लेके आए। उनको प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम किससे हुई, इससे आइडियल गैस इक्वेशन से। क्यों प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उन्होंने फॉलो करा के देखा भाई अलग अलग गैसेस को लिया, अलग अलग गैसेस को लिया तो हर टेम्परेचर पर, प्रेशर पर वो कोशिश करे जा रहे हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर ले। तो वो वहां पर उन्होंने देखा भाई जब मैं हाई टेम्परेचर करता हूँ, लो प्रेशर करता हूँ, तो ये गैसें फॉलो कर रही है इस इक्वेशन को, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर प्रेशर में चेंज करता हूँ तो फिर करता ही नहीं, फिर तो उससे दिक्कत हो जाती। और दिक्कत हो जाती तो मैं चाहता हूं कि ऐसी कोई इक्वेशन मुझे मिल जाए जो हर टेम्परेचर प्रेशर पर काम करना स्टार्ट कर दे रियल गैसेस के लिए। तो फिर उन्होंने अपनी जो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी ना, जो हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमने पढ़ रखी है, उसमें उन्होंने देखा कि भाई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या ऐसा कह रही है जिसकी वजह से हमारे पास इक्वेशन फॉलो नहीं हो पा रही। तो उन्होंने जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स को पढ़ा तो उनको दो पोस्टुलेट ऐसे मिले जो उनके दिमाग में गड़ गए। बोले कि भाई ये कहीं ना कहीं तो गलती है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, और इसी वजह से शायद कोई भी रियल गैस इसका जो सही आंसर वो नहीं दे पा रही है। दो पोस्टुलेट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के दो पोस्टुलेट ऐसे थे जिनको उन्होंने कहा कि भाई ये गलत साबित है, इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो हम गलत नहीं बोल रहे, हम कह रहे हैं सर इसको अधूरे हैं ये, हम चाहते हैं कि इनमें कुछ ना कुछ ऐसा करेक्ट किया जाए, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा करेक्शन किया जाए जिससे कि ये सारी चीजें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो हम वही बात करने वाले हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऐसे कौन से दो पोस्टुलेट थे जिनकी वजह से हमारे पास कोई भी रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर पा रही थी। तो हम जानते हैं सबसे पहले उन पोस्टुलेट के लिए। तो पहला पोस्टुलेट ये है हमारे पास, सुन लेना भाई, ध्यान से सुन लेना, साथ के साथ डेरिवेशन भी करेंगे। पोस्टुलेट नंबर 1 हमारे पास ये कह रहा है, सर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स themselves is negligible small as compared to the total volume occupied by the gas। आप कहेंगे सर समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, हम समझा देते हैं। इन्होंने ये कहा है कि जो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स के द्वारा, जो गैसेज मॉलिक्यूल है उनके द्वारा, वो नेग्लिजिबली स्मॉल होता है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई कंटेनर है, उसमें मैंने गैस भर रखी है, कोई कंटेनर, मान लो एक मॉलिक्यूल की बात करूं, मेरे पास में एक कंटेनर है ना, इसमें मैंने क्या है, कोई गैस भर रखी है, इस तरह से कोई गैस भर रखी है, और इस पूरे कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो मैंने कितना माना, V। इसका वॉल्यूम इस पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरेटिवली क्या होगा, बहुत कम होगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने यही कहा था भाई गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो पूरे कंटेनर के कंपैरेटिवली क्या होगा, कम होगा, और अगर कम होगा तो हम उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, उससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मैं इसका वॉल्यूम मान लो सर ये कर दूं, अब मैंने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ले लिया, क्या अभी भी वो कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे? मान लो कर दिया मैंने, अब मान लो ये कंटेनर ले लिया, ये मॉलिक्यूल ले लिया, अभी भी नेग्लेक्ट कर दोगे? अभी और छोटा भी ले सकता हूं, मान लो ये कर दिया, अभी भी नेग्लेक्ट कर दोगे? सर प्रॉब्लम पता क्या है, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई, मान लो बहुत बड़ा घर है, कोई गेस्ट हाउस है, ऐसे मान के चलिए गेस्ट हाउस में मैं अकेला घूम रहा हूँ। आप देख के ये बोल सकते हो ये गेस्ट हाउस खाली सा लग रहा है, बोल सकते हैं ना, गेस्ट हाउस खाली लग रहा है, मैं अकेला घूम रहा हूँ तो खाली खाली लगेगा। आप मेरे को नेग्लेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही आदमी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा का पूरा गेस्ट हाउस खाली है, ये बोल सकते हो। अगर मान लीजिए मैं खड़ा हूँ अभी किचन में, क्या आप ये बोल सकते हो किचन खाली है? नहीं बोल सकते, क्योंकि किचन का एरिया तो छोटा होता है ना, उस एरिया के कंपेरेटिवली आप मेरा वॉल्यूम कैसे हटा सकते हो? नहीं हटा सकते। जैसे मान लीजिए जिस रूम में मैं खड़ा हूं, इस रूम की जो हाइट है
मान लो जो विड्थ है, विड्थ मान लेते हैं, इस जो विड्थ है मान लो 10 फीट की है, कितनी 10 फीट की है, मैंने मान लिया सर 10 फीट है लेंथ, 1 फीट का मैं आ गया, तो अभी कितनी बची, 9 फीट बची ना। आप मेरे को नेगलेक्ट कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते भाई, क्योंकि मैं आ रहा हूं ना 1 फीट का, तो 1 फीट तो लेंथ उसकी कम हो गई ना, तो इसका मतलब कि अब मैं कितनी बीच में घूम सकता हूँ, 9 फीट में घूम सकता हूँ। मेरे लिए फ्री स्पेस कितना बचा है, 9 फीट का, क्योंकि 1 फीट तो मैं खुद खा गया, तो मुझे नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तो ये कह रही थी सर कुछ भी हो हम तो नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये तो गलत हुआ ना। तो वॉन डर वाल ने यही पॉइंट को पकड़ा और बोला भाई आप जो कह रहे हो वो थोड़ा सा गलत साबित हो रहा है, इसलिए हम चाहते कि इसमें कुछ ना कुछ करेक्शन किया जाए, इसमें कुछ ना कुछ करेक्शन किया जाए। तो उस करेक्शन को करने के लिए उन्होंने क्या किया भाई, मान लीजिए आपने टोटल वॉल्यूम V ले रखा है, इस एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है मैं उसको स्मॉल b ले सकता हूं, मैं उसको क्या ले लेता हूं, स्मॉल b ले सकता हूं। भाई हम नहीं कर सकते, मान लो लो प्रेशर है, यहां पर क्या है, लो प्रेशर है, हमने प्रेशर लो ले रखा है और लो प्रेशर है तो हम क्या कहेंगे, लो प्रेशर है तो भाई हम नेगलेक्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब मैं हाई प्रेशर की बात करूंगा, किसकी बात कर रहा हूं, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पर अगर मैं देखता हूं गैस को और कंप्रेस कर गए तो कंटेनर जैसे इसका वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा ना भाई, प्रेशर अगर मैं बढ़ाता हूं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम होने पर इस गैस का वॉल्यूम तो उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, वी कांट नेगलेक्ट दैट, नहीं कर सकते। और नहीं कर सकते तो सर यहां पर कोई ना कोई तो वॉल्यूम यहां पर होगा, बिल्कुल होगा। तो इसी के साथ साथ फिर हमें जरूरत पड़ी एक चीज की और उसे कहते हैं हम क्या, उसे कहते हैं सर वॉल्यूम करेक्शन। तो वॉन डर वाल ने कहा कि भाई जो आप वॉल्यूम ले रहे हो ना वो नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा तो प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ेगी और वो क्या है, हमें यहां पर करना पड़ेगा वॉल्यूम में कुछ ना कुछ करेक्शन। तो उन्होंने कहा बताइए फिर वॉल्यूम में क्या करेक्शन होगा, वॉल्यूम में क्या करना है, हमें करेक्शन करना है। ठीक है सर, करिए वॉल्यूम करेक्शन। करेक्टेड वॉल्यूम कितना होना चाहिए, आपने कहा क्या कहा सर हमारा वॉल्यूम कितना होना चाहिए, V। एक्चुअली होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, क्यों, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ एक मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ आ रहा है। जैसे मान लो ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, अभी इसमें ये वॉल्यूम, ये पूरी की पूरी गैस घूम रही थी, पूरी की पूरी गैस घूम रही थी, इसका वॉल्यूम V था। अभी मैंने इस गैस को एक छोटे से कंटेनर में रखा तो गैस यहां पर इकट्ठी हो गई, यहां पर इकट्ठी हो गई, बिल्कुल यहां पर इकट्ठी हो गई और यहां पर इकट्ठी हो गई। तो इसका वॉल्यूम कितना मान लिया मैंने, B मान लिया है। तो मैं कहूंगा अब फ्री स्पेस कितना बचा है, दिस इज फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। भाई फ्री स्पेस ही तो बताना है, या फ्री स्पेस बोल दो या फिर फ्री वॉल्यूम बोल दो जिसमें हमारे गैस को घूमना है। तो कितना बचा है, ये कितना बचा है, टोटल हमारे पास V था, बचा कितना है। अगर मैं बात करूं इस फ्री स्पेस की तो सर वो मेरे को बचा है V में से, अगर मैं इस B को माइनस कर दूं तो मेरे पास फ्री स्पेस मिल जाएगा। दिस इज द वॉल्यूम करेक्शन, इसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम करेक्शन। तो सर वॉल्यूम करेक्शन मेरा कितना हो जाएगा, वॉल्यूम करेक्शन ये हो जाएगा कि आपका जो भी वॉल्यूम था आइडियली उसमें से आपको ये स्मॉल जो भी गैस का वॉल्यूम है ना इसको हटाना पड़ेगा, तभी आपका एक्चुअल वॉल्यूम निकल के आएगा। लेकिन ये कब है, फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल गैस। अगर मैंने किसी गैस का कितना ले रखा है, 1 मोल ले रखा है, तब आप कहेंगे सर अगर 1 से ज्यादा ले लिए फिर क्या करेंगे। तो भाई जितने ज्यादा मोल उतना ही ज्यादा गैस का वॉल्यूम और उतना ही ज्यादा गैस का वॉल्यूम। तो फिर हम कहेंगे सर फिर वॉल्यूम करेक्टेड कितना आ जाएगा, वॉल्यूम करेक्शन कितना आ जाएगा। तो अगर हम बात करें वॉल्यूम करेक्शन की तो फिर आ जाएगा V माइनस एन बी और n मोल फॉर n मोल्स ऑफ गैस। ये गैस के n मोल्स के लिए, दिस इज फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ये गैस के 1 मोल के लिए है। तो दिस इज द वॉल्यूम करेक्शन। आपको कितना करना पड़ेगा, तो भाई आपने कहा जो आपने आइडियल गैस इक्वेशन में, जो आपने आइडियल गैस इक्वेशन में V ले रखा है ना, आपको V नहीं लेना, उसमें से कुछ ना कुछ कम हो। कितना कम होगा सर, V माइनस एन बी, इतना कम का आपको करना पड़ेगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। पहली बात V, जितना एक्चुअली पूरे कंटेनर का वॉल्यूम V हो गया। ये B क्या है, B है गैस का वॉल्यूम, और गैस का वॉल्यूम क्या है, जो गैस हमने बाहर निकाली है। आप ये मान सकते हो इसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, जो B है ना
अब यहाँ पर कहाँ लिखते हैं, चलो यही लिख देते हैं, जो B है B इज इक्वल टू एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, आप इसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहेंगे, ठीक है ना। एक्सक्लूडेड मतलब अलग कर दिया ना हमने, बाकी बच्चे उसमें से जो अलग किया है दैट इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है ना। या इफेक्टिव वॉल्यूम भी बोल सकते हैं या गैस का वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, तो यूजुअली आपसे पूछा जाता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, दैट इज बी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई समस्या नहीं। तो भाई पहला पोस्टुलेट जो आया था उनके दिमाग में कि भाई ये प्रॉब्लम कर रहा, तो वो पोस्टुलेट ये था कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने माना कि भाई जो वॉल्यूम है किसी भी कंटेनर का जिसमें गैस भरी हुई है, उस गैस का जो वॉल्यूम है उसके कंपेरेटिवली नेग्लेक्टेड है ही नहीं, उसके अंदर ऐसा कोई वॉल्यूम है ही नहीं। बट ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है किसी चीज का वॉल्यूम ना हो, है कुछ कम होगा बेशक, लेकिन होगा तो सही ना। ऐसा वान डर वाल ने कहा भाई होगा ना, बिल्कुल होगा। अगर होगा तो हम क्या कर सकते हैं, एन भी उसको लेना है जिससे कि आपका वॉल्यूम करेक्शन आपका मिल जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने अगले पोस्टुलेट की तरफ, जो हमें प्रॉब्लम दूसरी क्रिएट करना था भाई। और अगला पोस्टुलेट हमारे पास ये है, पोस्टुलेट नंबर 2। According to kinetic theory of gases, the collision between the molecules is perfectly elastic, and there is no intermolecular forces of attraction between the molecules. सर इस पोस्टुलेट का क्या मतलब है? इस पोस्टुलेट का मतलब समझ लेते हैं। जो दूसरा पोस्टुलेट जो हमें प्रॉब्लम दे रहा था वो हमारे पास ये था, ये कहना चाह रहा है कि सर अगर किसी कंटेनर में हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, और वो आपस में टकरा रहे हैं, टकराने दो, लेकिन जो उनके बीच में टक्कर होती है ना, वो क्या होती है सर? वो होती है परफेक्टली इलास्टिक होती है। ऐसा कहा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज ने। मतलब सर मतलब ये, अगर मेरे पास में कोई इस तरह से एक कंटेनर है और उस कंटेनर में दो गैस के मॉलिक्यूल हैं और ये आपस में जब टकराएंगे तो इनके बीच होने वाला कॉलिजन जो है वो क्या होना चाहिए? इलास्टिक होना चाहिए, इलास्टिक कॉलिजन होना चाहिए। आप कहेंगे सर इलास्टिक कॉलिजन का क्या मतलब है, एक बार ये बता दो भाई। सीधा सीधा ये मतलब है, अगर एक मॉलिक्यूल ये आ रहा दूसरा मॉलिक्यूल ये आ रहा, आपस में टकराए, टकराने के बाद में वापस चले भी गए, इनमें ना इसकी एनर्जी इसमें गई ना इसकी एनर्जी इसमें गई, मतलब यहाँ पर कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ना ही इनके बीच कोई अट्रैक्शन हो रहा है, ना ही इनके बीच कोई रिपल्सन हो रहा है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, सीधा कोई कहीं भी घूम रहा, कोई कहीं भी घूम रहा है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई रिपल्सन नहीं है, आराम से घूमने जा रहा है। और जब अट्रैक्शन नहीं है तो सर वहां पर कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो सकता। ऐसा मानना था किसका? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। लेकिन भाई यही चीज फिर से गड़ गई किसके दिमाग में? वॉन डर वाल के दिमाग में। बोले ऐसा कैसे हो सकता? भाई एक बात बताओ, मेरे पास कोई मार्बल है, कंचा कंचा जानते हो जो गोली खेलता है, भाई एक यहां पर रखिए, आपके पास एक दूसरी है, आपने इस गोली को इसमें मारा, क्या होगा भाई? होगा क्या? ये आगे भाग जाएगा, भागेगा ना। इससे क्यों भागा? क्यों भागा? जब आप इसको इधर फेंकोगे तो इसकी एनर्जी ट्रांसफर होगी इसके अंदर, और ये इस एनर्जी को लेने के बाद आगे भाग जाएगा। भागेगा नहीं भागेगा? इसने अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दी। सर इसको इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं, लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहते हैं भाई वो नहीं भागेगा, वो नहीं भागेगा। अगर ये टकरा भी है ना, नहीं भागेगा, ये ही जाएगा अपना जैसे भी जाना है। ये ना तो अपनी एनर्जी देगा ना एनर्जी लेगा, इसमें कोई अट्रैक्शन भी नहीं है, कोई रिपल्सन भी नहीं है। ऐसा कहना था किसका? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, जो कि गलत साबित हुआ। तो इसको सही करने के लिए, इसको सही कर, ये किसने कहा था भाई? ये था अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग था ये इलास्टिक कोलिजन। बट वान डर वाल कहते हैं भाई नहीं, ये गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसका कारण बताओ। उन्होंने कारण फिर समझाया। इसका कारण कैसे समझाया? कुछ इस तरह से देखिए, कारण ऐसे बताया। अब कारण देख लेते हैं, और ऐसा नहीं है तो फिर आप बताइए क्या होना चाहिए। बिल्कुल बताते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक कंटेनर ले लो। पहले तो एक हम कंटेनर लेते हैं अच्छे से, कि हमने ले लिया एक कंटेनर। ओके सर, ये कंटेनर हम ले चुके हैं। हम एक गैस का मॉलिक्यूल लेंगे। एक गैस का मॉलिक्यूल तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बीचों बीच में, ठीक है। एक गैस का मॉलिक्यूल ले रहा, और दूसरे गैस का मॉलिक्यूल ना जो मैं ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ बिल्कुल कंटेनर की साइड पे। तो मैंने गैस का मॉलिक्यूल ले रखा है। एक मॉलिक्यूल मैंने कहाँ लिया भाई? एक मॉलिक्यूल ले रखा है मैंने मतलब कंटेनर के बीच में, और एक मॉलिक्यूल ले रखा है मैंने कंटेनर के बिल्कुल किनारे पर, दीवार पर, वॉल के पास में ले रखा है।
ठीक है, क्या कहना चाह रहे हो सर? एक बात बताओ, इसके चारों ओर भी बहुत सारे क्या होंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, सारे में भरे होंगे। इस तरह से गैस भरी हुई है हमारी, ऐसा मान के चलते हैं सारे में गैस भरी हुई है। अब वॉन डर वाल ने कहा भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी के बीच में अट्रैक्शन ना हो। आपने कहा अट्रैक्शन होता ही नहीं, लेकिन आप मानते हैं अट्रैक्शन हुआ। आप सही कह रहे हो, अट्रैक्शन नहीं होगा, हम बिल्कुल नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि बीच में जो मॉलिक्यूल है उस पर कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, हम मानते नहीं होगा। इसके यहां पर होने वाले कोलिजन भी इलास्टिक ही होंगे, लेकिन आप ये कहो कि सर वॉल पर भी कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, तो मैं ये नहीं मान सकता, तो मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकता। बोले ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए, जरा सुनो। मान लीजिए इस मॉलिक्यूल को कोई ऊपर की साइड खींच रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, हो सकता है नीचे की साइड भी खींच रहा हो, इधर खींच रहा है इधर भी खींच सकता है, इधर खींच रहा है इधर भी खींच सकता है, इधर खींच रहा है इधर भी खींच सकता है। तो कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए मैं इधर खड़ा हूं ना, मुझे क्या कर रहा है, एक बंदा इधर खींच रहा है, दूसरा इधर खींच रहा है, एक आगे खींच रहा है, एक पीछे खींच रहा है। अगर मुझे सब तरफ से खींचेगा कोई बंदा, तो मैं किधर जाऊंगा? मैं तो सर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो बीचों बीच रहूंगा। यही तो मतलब है, बिल्कुल। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं बीचों बीच रहूंगा तो मैं ये बोल सकता हूं ना तो मेरे पर कोई रिपल्सन लग रहा है ना कोई अट्रैक्शन लग रहा है, मैं तो जैसा हूं वैसा का वैसा ही हूं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा मेरे को। यही माना था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने कि भाई उसका जो कॉलिजन है वो क्या है, इलास्टिक है, यहां पर कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा। वो अगर अट्रैक्शन फोर्स लगता तो कहीं जाता ना, वो तो जा ही नहीं रहा, वो तो एक ही जगह है। तो ये सही कहा था उन्होंने, बिल्कुल सही कहा था। लेकिन अगर जो मॉलिक्यूल हमारे बीचों बीच है वहां सही था, लेकिन ये इसके लिए सही नहीं था। बोला क्यों? भाई अगर इसको इधर खींचोगे, इधर खींचोगे, इधर खींचोगे, इनको खींचोगे, खिंच जाएगा भाई, खिंच जाएगा। लेकिन क्या इसको इधर खींच रहे हैं, क्या इसको बाहर की साइड भी कोई खींच सकता है? कहेंगे सर बाहर तो कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, वहां तो कंटेनर की दीवार है और दीवार थोड़ी खींचेगी, दीवार थोड़ी खींचेगी। तो मतलब आगे कोई है ही नहीं। क्या आप यहां पर भी इसके कॉलिजन को इलास्टिक बता सकते हो? नहीं बता सकते। क्या यहां पर भी कोई अट्रैक्शन रिपल्सन वो नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा भाई, क्यों नहीं लगेगा? तो क्या इस पर लगने वाला फोर्स उतना ही रहेगा जितना होना चाहिए? हम कहेंगे नहीं, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो अगर मैं यहां से कहूं, अब मैं यहां से करता हूं, यहां से हम निकालते हैं भाई अगली चीज, और वो हमारे पास क्या है? तो दूसरी चीज हमारे एक्चुअली प्रेशर में करेक्शन की बात करते हैं। किसमें? प्रेशर, प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन क्या होता है जरा यहां से समझेंगे हम। तो भाई एक बात बताओ, प्रेशर क्या होता है? सर किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स द्वारा इस कंटेनर की दीवार पर जो भी धक्का लगाया जा रहा है, जो भी फोर्स लगाया जा रहा है, उसी को तो प्रेशर कहेंगे। बिल्कुल। और आइडियल वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने ये कहा भाई यहां पर कोई अट्रैक्शन नहीं होता, अट्रैक्शन नहीं होता, दे दनादन ये दीवार में मारेंगे और वहां से प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, और वो प्रेशर हमारा क्या होता है सर? वो होता है हमारे पास आइडियल प्रेशर। आइडियल प्रेशर होता है, बिल्कुल होता है। क्या आइडियल प्रेशर उतना ही होगा? हम कहेंगे अगर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करें वो आइडियल प्रेशर रहेगा, लेकिन रियल गैस में ऐसा नहीं होता भाई। वहां अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो क्या ये मॉलिक्यूल उतनी ही ताकत से वहां जाके लग पाएगा? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो मतलब इसका कुछ ना कुछ तो प्रेशर कम हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा भाई, कुछ ना कुछ तो प्रेशर कम हो जाएगा। वो कितना प्रेशर कम हो जाएगा? तो हम उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड प्रेशर। हम उसको क्या कहेंगे? रिड्यूस्ड प्रेशर। जो प्रेशर कम होगा, तो जितना आपका रिड्यूस प्रेशर हो रहा है उसको अगर आप माइनस कर दो आइडियल में से, तो आपके रियल गैस का प्रेशर निकल आएगा, आपके रियल गैस का प्रेशर निकल आएगा। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। अगर आप आइडियली प्रेशर आप निकालना चाहते हो, सर आइडियली प्रेशर क्या होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी रियल प्रेशर है आप उसमें ऐड कर दीजिए अपना रिडक्शन प्रेशर को, तो आपको आइडियली प्रेशर समझ में आ जाएगा कितना होना चाहिए था। अब बात ये होती है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि यहां पर कितना मेरे पास में क्या है रिडक्शन प्रेशर है, मुझे ये बता दीजिए। सर मैं कैसे पता करूं कि कितना कम होगा मेरा प्रेशर, है ना? कितना प्रेशर कम होगा, किस चीज पर डिपेंड करेगा? तो इसको हम इस तरह से समझते हैं, जरा सुनिए इधर। हम कैसे समझते हैं भाई? तो हम यहां पर बात करते हैं कि रिड्यूस्ड प्रेशर जो हमारे पास रिड्यूस्ड प्रेशर है, जिसको आप बोल सकते हो क्या? प्रेशर करेक्शन। वही तो प्रेशर करेक्शन होगा।
प्रेशर करेक्शन डिपेंड्स ऑन, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है भाई। और वो दो चीजें कौन कौन सी होती है? पहली चीज नंबर 1, वो नंबर 1 किस चीज पे होती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन, या फिर पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इस पर डिपेंड करेगा सर। एक पर यूनिट वॉल्यूम में जितने पार्टिकल्स होंगे उस पर डिपेंड करेगा। तो अब यहां पर हम एक चीज देखेंगे, क्या देखेंगे भाई? जो हमारे पास रिड्यूस प्रेशर, एक्चुअली उसको मैं पी से दिखा देता हूं। रिड्यूस प्रेशर जो है हमारे पास, रिड्यूस प्रेशर, चलो पीआरडी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिड्यूस प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। कितने पार्टिकल हैं जो पर यूनिट वॉल्यूम में आपके हैं। तो आप एक चीज देख सकते हो भाई, यहां से अगर पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, इस पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, जाहिर सी बात, ध्यान से सुनना, जितने ज्यादा यहाँ पर पार्टिकल्स होंगे ये इस पर उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन लगाएंगे, बिल्कुल। और जितना ज्यादा अट्रैक्शन लगाएंगे उतना ही जो रिड्यूस प्रेशर है वो कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। मतलब हम ये बोल सकते हैं सर कि जितना, आप इसको एक टर्म से बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि भाई यहाँ पर जो पी रिडक्शन है वो एक्चुअली डिपेंड किस पर करता है? वो डेंसिटी पर डिपेंड करता है, या फिर हम बोल सकते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये डिपेंड करता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी के, ये डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भाई डेंसिटी का मतलब भीड़ भाड़, आप मान के चलिए यहाँ पर जितनी ज्यादा भीड़ भाड़ होगी उतना ही रिडक्शन होगा प्रेशर में, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से अगर मैं प्रेशर करेक्शन की बात करूं, पी रिडक्शन की बात करूं, तो वो क्या होगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी रो। ये रो क्या है हमारे पास? डेंसिटी होती है भाई, ये हमारे पास डेंसिटी होती है रो। पहला फैक्टर तो ये होता है। चलिए दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा क्या हो जाएगा भाई? नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर यूनिट सेकंड। एक सेकंड में कितने कॉलिजन्स हो रहा है इस पर भी डिपेंड करेगा, बिल्कुल डिपेंड करेगा। तो भाई एक बात बताओ, जितनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ भाड़ होगी, टक्करें भी तो उतनी ज्यादा होंगी, बिल्कुल। और जितनी ज्यादा टक्करें होंगी तो उतना ही ज्यादा खींचेंगे, बिल्कुल खींचेंगे। और खींचेंगे तो यहाँ से क्या होगा? हम ये बोल सकते हैं सर, फिर से टर्म हमारा वही आता है लौट के, कि भीड़ भाड़ पे डिपेंड करेगा। यानी कॉलिजन भी डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा था, है ना, और नंबर ऑफ पार्टिकल भी डेंसिटी पे डिपेंड कर रहे हैं। तो यहां से भी हमारे पास, अगर मैं पी रिडक्शन की बात करूं, तो नंबर ऑफ कॉलिजन जितने भी डिपेंड कर रहे हैं पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट वॉल्यूम में, तो वो भी हमारे पास किस पर आता है? डेंसिटी पर रिलेटेड होता है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं फ्रॉम फैक्टर 1 and 2, फ्रॉम फैक्टर 1 and 2 हम दोनों से ये देख सकते हैं कि सर जो मेरे पास प्रेशर करेक्शन है, प्रेशर करेक्शन टर्म, जो मेरे पास प्रेशर करेक्शन टर्म है वो मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी डेंसिटी के स्क्वायर के। और वी नो व्हाट, कि डेंसिटी जो होती है वो किस क्या होती है भाई? डेंसिटी इक्वल टू होती है मास पर वॉल्यूम, यही होती है, बिल्कुल। और मास जो होता है, मास किस पर डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। तो ये हम डायरेक्टली मोल्स की बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि एक मोल होगा तो अलग होगा, 2 मोल होंगे तो अलग होंगे। तो हम इसको ये बोल सकते हैं सर, जो डेंसिटी है, अगर मोल्स बढ़ेंगे तो डायरेक्ट डेंसिटी भी बढ़ेगी, तो प्रेशर करेक्शन भी बढ़ेगा। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं जो रो स्क्वायर है वो n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो प्रेशर करेक्शन जो होगा, अगर हम यहां से बात करें, प्रेशर करेक्शन वो क्या हो जाएगा? अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट इज n²/v²। सर ये आ जाता है हमारे पास प्रेशर करेक्शन, और इसको हम इंटरनल प्रेशर भी कहते हैं।
ये हमारे पास बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनल प्रेशर क्या होता है भाई। इंटरनल प्रेशर होता है हमारे पास AN²/V²। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर हम यहाँ से बात करें सर आइडियली फिर हमारा प्रेशर कितना होगा, तो आइडियली प्रेशर आपको निकालना, तो जो रियल प्रेशर है उसमें आपको रिडक्शन प्रेशर को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास जो आइडियल प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा सर रियल प्रेशर प्लस रिड्यूस्ड प्रेशर, और रिड्यूस्ड प्रेशर यानी प्रेशर का करेक्शन जितना आया है वो है हमारे पास AN²/V² आया है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रियल प्रेशर आ गया। आई होप इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं वॉन डर वाल गैस इक्वेशन की। तो यहां से अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं भाई, वॉन डर वाल्स गैस इक्वेशन। वॉन डर वाल गैस इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, हमें दो फैक्टर से जाना पड़ा, और दो फैक्टर कौन कौन से थे। पहला था हमारे पास वॉल्यूम करेक्शन। आपको वॉल्यूम में करेक्शन करना है, और कितना वॉल्यूम रखना है भाई, वॉल्यूम करेक्शन जो V था वो V ना होकर V में से एंड V को माइनस करना है, इतना वॉल्यूम करेक्शन आया था। दूसरा हमने पढ़ा था क्या, प्रेशर करेक्शन, और प्रेशर करेक्शन के थ्रू हमने जाना कि जो हमारे पास प्रेशर है वो प्रेशर P ना होकर उसमें आपको AN²/V² ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों वैल्यू को उठा के रख दीजिए आइडियल गैस इक्वेशन में। तो वी कैन से फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं तो भाई आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है सर, वो होती है PV = nRT। तो P नहीं रखना, क्या रखना है रियल गैस के लिए, P + AN²/V², ये रखना है भाई। V नहीं रखना, V की जगह क्या रखना है, V - NB रखना है, = nRT हो जाएगा। दिस इज द वॉन डर वाल इक्वेशन फॉर n मोल्स ऑफ गैस। ये हमारे पास रियल गैस होती है वॉन डर वाल इक्वेशन n मोल के लिए। अगर आप 1 मोल की बात करो, अगर 1 मोल की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, P + A तो रहेगा, अब n की जगह क्या रख देना, 1 रख देना, तो A/V² ये हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा V - B = n की वैल्यू 1, तो RT। दिस इज फॉर 1 मोल ऑफ गैस। ये 1 मोल गैस के लिए एक क्वेश्चन रहेगी। दिस इज द वॉन डर वाल इक्वेशन, और हम बोल सकते हैं क्या, रियल गैस इक्वेशन। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको इसमें कोई समस्या हो ना तो भाई कमेंट बॉक्स खाली, आपको लगा सर ये मेरे को ना ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, अगर आप लेक्चर देख रहे हो, अभी अगला लेक्चर नहीं आ पाया, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट कर दीजिए सर ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई, इसको बता दीजिए। तो वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आए, यही मेरी कोशिश रहती है कि आपको वापस किसी और लेक्चर की ज़रूरत ना पड़े, मैं सारी चीज़ें क्लियर करके चलूँ। तो भाई मुझे आई होप समझ में आ गया होगा कि आइडियल गैस क्या थी, और आइडियल गैस में हमें जो वॉन डर वाल थे उन्होंने क्या किया, 2 करेक्शन किए। उन्होंने कहा सर मेरे को 2 पोस्टुलेट ऐसे लग रहे हैं जो कि मेरे हिसाब से फिट नहीं बैठ रहे। पहला तो वॉल्यूम वाला, मतलब आपने ये कहा कि सर किसी गैस का वॉल्यूम कम टोटल वॉल्यूम के कंपेरेटिवली नेगलेक्ट कर सकते, नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। तो बोला फिर करेक्ट करो वॉल्यूम को, तो हमने करेक्ट किया। करेक्ट करने के बाद निकाला कि भाई उसमें से NV हमको माइनस करना पड़ेगा, V नहीं रख सकते, V में से NV माइनस करना आपको, तब जाके करेक्ट हुआ। बोला प्रेशर कैसे करेक्ट करोगे, बोले दूसरा था कि इलास्टिक कोलिजन, मान ही नहीं सकते सर इलास्टिक, कहीं ना कहीं गैसेस मॉलिक्यूल के बीच की भी क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है। हम बचपन से पढ़ते चले आते हैं, क्या पढ़ते हैं भाई, सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है, इसलिए पास होता है। लिक्विड में थोड़ा कम अट्रैक्शन की वजह से थोड़ा दूर होता है, गैसेस में और कम अट्रैक्शन होता है इसलिए दूर होता तो है ना, ये नहीं कहा बिल्कुल नहीं होता है, कम होता है, इसी वजह से वहां पर भी प्रेशर में दिक्कत आएगी। तो प्रेशर में करेक्शन जो किया था हमने AN²/V² था, हमने टोटल दोनों की वैल्यू रखी, और रखने के बाद वॉन डर वाल गैस इक्वेशन को हमने एलिमिनेट कर लिया। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें भी कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ओके तो यहाँ पर आपको ये जानना है भाई A क्या है, ये वॉन डर वाल गैस कांस्टेंट है आपका, और B भी आपका कांस्टेंट है, लेकिन इसको हम रिड्यूस
वॉल्यूम भी कहते हैं। ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, इसको इंटरनल प्रेशर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करें तो ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है ये तभी फॉलो होगी जब हमारा हाई टेम्परेचर लो प्रेशर होगा, लेकिन अगर आप किसी भी अगर प्रेशर भी बढ़ाते हो कुछ भी करते हो तो ये हमारी ऑलवेज एप्लीकेबल होगी, फॉलो होगी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से वॉन डर वाल गैस इक्वेशन से, सर जो हमारे पास ए टर्म है जो हमारे पास बी टर्म है इनकी यूनिट क्या होगी। आपका चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर हो चाहे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर हो, आप रिटन वाले हो तो वहां पर भी आपसे पूछा जाता है कि जो वॉन डर वाल गैस कांस्टेंट्स हैं उनके लिए मुझे ये बता दीजिए उनकी यूनिट क्या है। यहां पर हम निकालते हैं यूनिट्स ऑफ वॉन डर वाल्स कांस्टेंट ए एंड बी। ए और बी की यूनिट आपको निकाल, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं 1 बाई 1 दोनों को निकाल लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 यूनिट ऑफ ए टर्म कहां मिला था, पहले तो ये लिख लो भाई सर। ए टर्म मेरे को मिला था P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, यही तो मिला था। बिल्कुल ए टर्म की यूनिट निकालनी है तो मुझे ना इस पूरे टर्म की यूनिट निकालनी पड़ेगी, और इस पूरे टर्म की यूनिट जो है ना वो एटीएम होती है। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता, आपने तो रट रखी है इसलिए आपको पता है, हमको कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको बता दूं एक बहुत आसान सा तरीका। एक बात बताओ, मैं कहूँ सर यहां से यहां तक की दूरी 1 मीटर है, ठीक है। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो मैंने मान ली 2 मीटर है। अब इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो कितना बैठेगा, 3 मीटर बैठेगा एग्जैक्टली। ये तो सर कैसी बात पूछ रहे, बहुत आसान सी चीजें, ठीक है। अभी मैं आपसे कहता हूं कि सर ये जो मेरे पास एक क्यूब है इसकी वैल्यू इसका जो वेट है वो 1 kg है, ठीक है। अब ये जो मेरा क्यूब है इसका वेट कितना है, 2 kg है। अब मैं दोनों को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। हम कहेंगे सर आपका अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 kg हो जाएगा, है ना। जैसे वैसे इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका 3 मीटर हो जाएगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर मेरे पास में ये 1 किलोग्राम है, इसका वजन 1 किलोग्राम है, और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर है, बताओ इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या होगा। आप कहोगे सर पगला गए, वजन को हम दूरी में काहे को जोड़ेंगे, वजन को दूरी में थोड़ी जोड़ सकते हैं भाई। वजन एक अलग चीज होती है, दूरी एक अलग चीज होती है, दोनों को आपस में कैसे जोड़ देंगे। मतलब यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और वो ये होता है कि सर हम सेम यूनिट वालों को ही ऐड कर सकते हैं। अब ये नहीं कह सकते सर 1 और 1 2 हो गया, नो, नॉट पॉसिबल, कभी भी किसी भी हालत में नहीं हो सकता। तो मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, कहना हम ये चाह रहे हैं कि हम सेम यूनिट को ही ऑलवेज ऐड कर सकते हैं। अगर हमारे पास यूनिट अलग अलग है तो उन चीजों को कभी भी ऐड नहीं किया जा सकता। आप प्रेशर को प्रेशर में ही ऐड करोगे, वेट को वेट में ही ऐड करोगे, लेंथ को लेंथ में ही ऐड करोगे, सेम यूनिट वालों को ही ऐड कर सकते हो। अगर यूनिट अलग अलग है तो वी कांट ऐड दैट। तो मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने एटीएम क्यों लिखा, क्योंकि इधर कौन है, पी क्या है, प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटीएम। तो मैं ये कह सकता हूं इसको इसमें जोड़ा तो इसको इसमें कब जोड़ सकते हैं सर, जब इसकी यूनिट एटीएम है तो इसकी भी तो एटीएम ही होगी ना भाई। इस वाले टर्म की यूनिट भी तो एटीएम होगी, क्योंकि प्रेशर को प्रेशर में तो जोड़ सकते हैं। ये दोनों जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया, ये दोनों जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया सर जो यूनिट हमारे पास पी की है, जो यूनिट हमारे पास पी की है वही यूनिट ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर की भी होगी। वही यूनिट मेरे पास किसकी होगी, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर की, क्योंकि सेम यूनिट को ही मैं ऐड कर सकते हैं। तो वी कैन राइट ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर की जो यूनिट है वो क्या होगी, एटीएम होगी। मुझे यूनिट निकालनी है सर ए की, और वी एन क्या है, एन मोल है सर, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं एन की यूनिट क्या होगी, मोल का स्क्वायर, बटे वी क्या है, वॉल्यूम है सर, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, लीटर, ये हो जाएगा लीटर का स्क्वायर। और इधर क्या है हमारे पास, एटीएम। मुझे ए की यूनिट निकालनी, तो ए की यूनिट जो भी मैं निकालूंगा यहां पर कौन रहेगा सर, एटीएम रहेगा, ठीक है। ये लीटर की, अगर मैं मोल की बात करूं, मोल ऊपर क्या है, स्क्वायर,
और इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये नीचे बट्टे में जाएगा और ऊपर लेके जाऊंगा तो इनवर्स में चला जाएगा, यानी इधर से मोल स्क्वायर को इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा मोल -2 और लीटर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास यूनिट ऑफ ए, क्या हो जाएगी यूनिट ATM मोल -2 लीटर स्क्वायर। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसी तरह से हमारे पास एक टर्म और होता है, सर हमको बता दीजिए यूनिट ऑफ पी, यूनिट ऑफ बी, बी की यूनिट क्या होगी, तो सर तो आसान सा तरीका हमें समझ में आया, बी इक्वल टू एन बी। बताओ कितनी यूनिट होगी, सर हम कहेंगे ये वॉल्यूम की यूनिट लीटर होती है तो एन बी की भी यूनिट क्या होगी, लीटर होगी। तो जाहिर सी बात हम कह सकते हैं सर एन बी जो होगा वो क्या होगा, लीटर होगा। एन क्या है, मोल है ना, तो मोल की यूनिट ये होगी इनटू बी इज इक्वल टू लीटर। तो बी की यूनिट क्या हो जाएगी, बी की यूनिट क्या हो जाएगी भाई, लीटर तो रहेगी, ठीक है। मोल इधर जाके किस में हो जाएगा, इनवर्स में, तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर, मोल इनवर्स लीटर, ये हो जाएगी यूनिट ऑफ पी और ये हो जाएगी यूनिट ऑफ ए। आई होप इतनी बात भी आपको समझ में आ गई, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो वॉन वाल गैस इक्वेशन क्या होती है, उसको किस तरह से ड्राइव करेंगे, प्रेशर करेक्शन कैसे करते हैं, वॉल्यूम करेक्शन कैसे करते हैं, वॉन वाल कांस्टेंट ए और बी की यूनिट्स क्या है, ये सारी चीज़ों को हम खत्म कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ें इसमें क्या क्या कर चुके हैं, एक बार देख लें। अगर हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो हम यहाँ पर कर सकते हैं क्या, देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ चुके हैं, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर भी पढ़ चुके हैं, वॉन डर वाल गैस इक्वेशन भी पढ़ चुके हैं। अब क्रिटिकल फिनोमेनन हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो क्रिटिकल फिनोमेनन जो होता है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए फिर अभी इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। और ज़्यादा लेक्चर सब नहीं रहेंगे, छोटी छोटी सी चीज़ें रहेंगी, जो मेजर पोर्शन था वो हमारा फिनिश हो चुका है और अब आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट, एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन करना, फिक्र ना करो, एग्जाम से पहले सारा का सारा जो यूनिट है ये मैं कंप्लीट कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सॉल्यूशन है उनको भी दूं और उनको भी किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं, वो सारी चीज़ें भी बताएं। और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो प्लेलिस्ट है वो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है चैनल पर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो आसान हो सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए एक उम्मीद जरूर करना चाहेंगे कि आप लेक्चर को भाई जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक शेयर करो, क्योंकि आप शेयर करोगे, आप देखोगे तो मुझे अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको देने की कोशिश करूँगा, आपको और कहीं जाने की भी ज़रूरत ना पड़े। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।